मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं और डियर स्टूडेंट्स, इस नई यूनिट को शुरू करने के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस यूनिट की इंपॉर्टेंस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं 11th फिजिक्स की बात करता हूं तो एक्चुअल में आज से हम लोगों की 11th फिजिक्स जो है वो शुरू हो रही है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो निश्चित रूप से ओवरव्यू ही डिस्कस किया था। अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट चीजों को पढ़ा था। इट मे बी कुछ स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट कम आया हो, लेकिन बच्चों ये ध्यान रखो कि जो भी हमारी इंटरेस्ट की चीजें होती हैं वो हमेशा हमारे लिए यूजफुल होंगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो जो हमारा अभी तक का कंटेंट था 11th में, इट मे बी आप लोगों को इंटरेस्टिंग ना लगा हो, लेकिन वो सारा का सारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज फॉर द पर्पज ऑफ योर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। अब आज से जो हम लोग फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं वो निश्चित रूप से हमारे 11th का कंटेंट है, और कंटेंट ही नहीं है, ये वो चीजें हैं जिनके बेसिस पे फिजिक्स हमारा आगे रन करेगा। फिजिक्स के दो पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एक डिस्कस किया था क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा किया था मॉडर्न फिजिक्स। तो बच्चों, क्लासिकल फिजिक्स का एक मेजर पार्ट हमारा मैकेनिक्स है, और मैकेनिक्स हम लोगों को आज डिस्कस करना है, शुरुआत करनी है। तो जो भी जनरल डेफिनेशंस हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, वेरिएबल डेफिनेशंस हैं, वो आज हमारी शुरू होंगी। और अगेन मैं फिजिक्स की खूबसूरती आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सारा का सारा कंटेंट कंटिन्यूटी में है। अगर आपकी एक भी क्लास मिस होती है तो फिजिक्स को ग्रेस्प करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बच्चों, ग्रेस्पिंग फिजिक्स हम लोगों की शुरू होगी, सेकंड यूनिट हम लोगों की शुरू होगी। वेटेज इसका कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है और इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यहीं से हमारा सारा कंटेंट जो है वो शुरू होता है डियर स्टूडेंट्स। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। एज यूजुअल जब कोई नई यूनिट शुरू होती है तो हम लोग उसका एक डिस्क्रिप्शन यहाँ रखते हैं। यूनिट का नाम है काइनेमेटिक्स। 10 मार्क्स की आप लोगों की वेटेज है। सिलेबस की मैं बात करता हूं तो इस यूनिट में एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स हम लोगों के कवर होने वाले हैं। नंबर 1 चैप्टर 3 है हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और दूसरा है चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन। ये दोनों ही हमारे उसमें आएंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर कोई भी बॉडी टाइम के साथ साथ एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करती है, टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो उसे मैं कहूंगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में ग्राफ भी कह देते हैं, उसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोगों को यहाँ डियर स्टूडेंट्स मिलने वाली है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ की बात हम लोग इसमें करेंगे, स्पीड वेलोसिटीज की बात करेंगे, डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की बात हम लोग करेंगे, फिर नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन की बात हम लोग करेंगे। एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। पर्टिकुलर किसी क्षण पर, पर्टिकुलर किसी टाइम पर, पर्टिकुलर किसी इवेंट पर जो भी वेलोसिटी का कांसेप्ट होगा, स्पीड का कांसेप्ट होगा, एक्सेलरेशन का कांसेप्ट होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज इंस्टेंटेनियस, यानी पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पर। एक चीज यहां बच्चों आती है, एक नई सी चीज आपको लगता है, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, यूनिवर्स में, या मैं ये कहूं स्टडी ऑफ नेचर में, या मैं ये कहूं फिजिक्स में, नथिंग इज एब्सोल्यूट, ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटिव। और जब मैं हर चीज को रिलेटिव कह रहा हूं तो कहीं ना कहीं मुझे स्टूडेंट्स किसके रिलेशन में ऐसा भी बताना पड़ेगा, यानी एक रेफरल पॉइंट, रेफरल इवेंट मेरे को डिस्कशन में लेनी होगी। जस्ट लाइक मैं कहता हूं हार्दिक बड़ा है, तब तक ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता किससे बड़ा है, गोपाल से बड़ा है, यानी हियर गोपाल इज अ रेफरेंस ऑब्जेक्ट, और उसके रेफरेंस में, गोपाल के रेफरेंस में मैंने ये डिस्कस किया कि हार्दिक बड़ा है। अब मैं उल्टा भी कर सकता हूं, अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज कर सकता हूं। मैं कैसा कह सकता हूं, गोपाल छोटा है किससे, हार्दिक से। नाउ हार्दिक इज माय रेफरेंस ऑब्जेक्ट और रेफरेंस
रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस इज व्हाटएवर सो। तो यहां कहीं ना कहीं मुझे एक रेफर की जरूरत होती है हर चीज को रिलेटिव बताने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, हर चीज क्या है, रिलेटिव है। मैं कहता हूं हार्दिक के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, अब इसका मतलब कहीं ना कहीं हार्दिक से कम भी मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स होंगे, यानी जो कम मार्क्स लाने वाले थे उनको मैंने रेफरल कहा, उनको मैंने रेफर किया, उनको एज ए रेफरेंस मैंने चूज किया। बिल्कुल इसी तरह से यहां हम कोई भी इवेंट पढ़ेंगे, किसी बॉडी के मोशन की बात करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस पढ़ना होगा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना होगा। पॉइंट ऑफ रेफरेंस सिंपल सा मैं कहता हूं, मान लीजिए ये दिल्ली है और दिल्ली में ये एमएस पार्क है, एमएस पार्क में ये पार्क का सेंट्रल पॉइंट है, दैट इज माय रेफरेंस पॉइंट, रेफरल पॉइंट, योर रेफरेंस पॉइंट। अब इसके रेफरेंस में मैं बताता हूं G3 क्लासेस किधर है, मैं बताता हूं G3 क्लासेस की दूसरी ब्रांच किधर है, मैं कहता हूं डीडीए फ्लैट्स किधर है, तो दैट्स माय रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैं अगर एक से ज्यादा चीजों को रेफरेंस के लिए चूज कर लूं, जैसे मैंने चूज किया एक तो मानसरोवर पार्क का सेंटर पॉइंट, साथ में चूज कर लिया 10:05, यानी मैंने एक तो पोजीशन एज रेफरल पॉइंट डिस्कस की, दूसरा एक मैंने टाइम एज रेफरल पॉइंट डिस्कस किया। तो अब मैं इसको कहूंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहूंगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस में एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बस छोटा सा अंतर है। जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो दो या दो से ज्यादा पैरामीटर्स को एट ए टाइम रेफर करते हैं, एट ए टाइम रेफरल डिस्कस करते हैं, एट ए टाइम रेफरल पॉइंट हम लोग लेते हैं, इट मे बी पॉइंट और मे बी टाइम और मे बी इवेंट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जो लॉ ऑफ इनर्शिया को, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करते हैं। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी हालांकि हम लोगों को यहां पढ़ना है, लेकिन मैं समझता हूं हम लोग या स्टूडेंट्स पहले से भी न्यूटन फर्स्ट लॉ को, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं, आप पढ़ के आए हैं। तो स्पेशली ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जो लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं, और ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जो लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं करते, उसको नहीं मानते, दे आर टर्म्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां हम लोगों की ऑल ओवर स्टडी में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही सिलेबस में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को हम लोग कंसीडरेशन में नहीं लेंगे, बिकॉज ऑफ दे आर नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जब बात चली, नॉन इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात चली, तो एक पहचान करने के लिए मैं बताना चाहूंगा, कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है, जिसका एक्सेलरेशन 0 है, वो मेरा क्या कहलाएगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खुद का अपना कोई क्या है, एक्सेलरेशन है, उसके अंदर बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो फ्रेम मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। अब देखिए, मान लीजिए मैं अर्थ पे खड़ा हूं और अर्थ पे ही इवेंट्स को डिस्कस कर रहा हूं, तो मेरे रेस्पेक्ट में अर्थ का मोशन 0 है, मैं खड़ा हुआ हूं इस समय। इवन दैट मेरे रेफरेंस में अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो भी 0 है, तो आई मे ट्रीट अर्थ एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर मान लीजिए एक कोई भी ऑब्जर्वर, कोई भी साइंटिस्ट अर्थ से बाहर है, इट मे बी वो सन के आसपास नहीं है, किसी दूसरे प्लैनेट पे है, वो वहां से अगर अर्थ के बारे में स्टडीज करता है, तो अर्थ इज नॉट ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वहां से निश्चित रूप से अर्थ को एक्सेलरेटेड ही उसको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ जो है
वो एक सर्कुलर या इलेप्टिकल पाथ पे मोशन करती है, यानी हर समय उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन है, हर समय उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो निश्चित रूप से अर्थ के बाहर से कोई भी व्यक्ति अगर अर्थ पे रखी हुई किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी के बारे में डिस्कशन करेगा, पढ़ाई करेगा, तो उसको अर्थ को एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रीट करना होगा। अब चूंकि हम सब लोग अर्थ पे ही रह रहे हैं, अर्थ पे ही डिफरेंट इवेंट्स को पढ़ने वाले हैं, तो वी हैव टू कंसीडर अर्थ एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया है या न्यूटन सेकंड लॉ है या थर्ड लॉ है, सबको हम यहां पे फॉलो कराएंगे, सबके अंदर ही डिस्कशन लेंगे। तो ये थी स्टडी मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में विद एग्जांपल्स। अब मैं सिलेबस को और आगे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो बच्चों, मेरे को डिफरेंट ग्राफ पेपर्स के बारे में, ग्राफ्स के बारे में बात करनी है, वेलोसिटी एंड पोजीशन टाइम ग्राफ्स की बात करनी है, रिलेशन बात करनी है, ग्राफिकल ट्रीटमेंट हम लोगों के सिलेबस में है। अब जो कैलकुलस मेथड वाला सिलेबस है, जो नॉर्मली कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है कर भी चुके होंगे, तो वो एक्चुअल में हमारे सिलेबस में कहीं भी यहां नहीं है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स उसके बिना काम नहीं चलेगा। आप ऐसे मान लीजिए हम लोग अपनी लिमिट्स को तोड़ेंगे और जो सिलेबस में नहीं है वो भी थोड़ा बहुत कुछ न कुछ हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना होगा। तो बच्चों, जो 9th में आप लोग पढ़ के आए हो इक्वेशन ऑफ मोशन, उन्हीं का डेरिवेशन आप लोग करने वाले हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल ट्रीटमेंट। कहने का मतलब पूरी यूनिट के अंदर ग्राफिकल ट्रीटमेंट के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करनी है, ग्राफ्स को एक एक करके अच्छे से पढ़ना है, उन्हीं के बेसिस पे इक्वेशंस निकालनी है। इवन दैट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस जो आपका न्यूमेरिकल है वो भी कहीं ना कहीं ग्राफिकल मेथड पे ही बनेगा। तो बच्चों, ये यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर 4 है। इसके सिलेबस की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं बिकॉज ऑफ वी आर डीलिंग हियर फॉर चैप्टर 3। तो चैप्टर 4 के बारे में, जो कि इसी यूनिट का पार्ट है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, बड़ा मजेदार सा होगा। लेकिन चैप्टर 4 से पहले थर्ड को मेरे को बहुत अच्छे से करना होगा। अगर बहुत अच्छे से नहीं होगा तो निश्चित रूप से मैं परेशानी में फंस जाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूं कि इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है मेरा मैकेनिक्स का। एग्जैक्टली व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद कंडीशंस ऑफ रेस्ट एंड और इन मोशन। अगर कोई बॉडी किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को या अपनी ओरिएंटेशन को, देखो बच्चों, अगर मैं ऐसे चलता हूं तो दैट इज चेंज इन पोजीशन, लेकिन मैं अगर अपनी जगह पे अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ हूं, कभी हाथ ऊपर करता हूं, नीचे करता हूं, टर्न करता हूं, तो दैट इज चेंज इन ओरिएंटेशन। तो इफ देयर इज अ चेंज इन ओरिएंटेशन एज वेल एज देयर इज अ चेंज इन पोजीशन, then it will be termed as body is in motion। तो हम लोग मैकेनिक्स में रेस्ट में होंगी बॉडी, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, जो बॉडी हमारी मोशन में होंगी उनके बारे में भी पढ़ेंगे। Then after statics. Statics is a branch of physics in which we deal all the objects which are in rest। जो टाइम के साथ साथ ना तो अपनी पोजीशन में चेंज कर रहे हैं बच्चों, ना ही अपनी ओरिएंटेशन में चेंज कर रहे हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक्स ब्रांच के अंदर। तो यहां इक्विलिब्रियम हम लोगों ने दे रखा है। देन आफ्टर काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी डील मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में पोजीशन चेंज हो सकती है या ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। घड़ी की सुइयां हैं, पोजीशन तो सिर्फ फिक्स रहती है, लेकिन वो अपनी जगह पे घूमती रहती हैं, तो ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। तो जो घड़ी की सुइयां हैं उनको हम मोशन में ही कहेंगे। ठीक है बच्चों? तो हम लोग यहाँ काइनेमेटिक्स के अंदर उन बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे जो मोशन में हैं, लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि वो क्यों मोशन में है, कारण क्या है उनके मोशन का, हम लोगों को कंसीडरेशन में नहीं लेना। ठीक है? अगली ब्रांच है हमारी डायनामिक्स। तो बच्चों, डायनामिक्स में हम लोग बॉडीज के मोशन के बारे में बात करेंगे, साथ में ये भी बात करेंगे कि आखिर बॉडी मोशन में है तो वो क्यों है। यहां हम लोगों ने इस चीज को मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है डिफरेंट कलर के साथ में। वेरी गुड नोट्स आर देयर।
आप यहां से बहुत अच्छे से ग्रेस्प कर सकते हैं। कलरफुल नोट्स हैं, आपको यही आपके ऐप के अंदर मिलते हैं, आप इनको प्रिंट भी करा सकते हैं। तो देखिए जो हमारा कॉन्सेप्ट था डायनामिक्स का, उसमें हम लोग ये कंसीडरेशन करेंगे कि कॉज क्या है मोशन का। मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो ये जो कॉज के साथ मोशन हमें पढ़ना है, यानी डायनामिक्स पढ़नी है, ये पढ़नी है 3rd यूनिट में, यानी 5th चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन के अंदर। तो अभी हम लोग यहाँ बात करेंगे काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स में बॉडीज के मोशन को पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि बॉडी का मोशन हो क्यों रहा है। देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करना चाहें रेस्ट और मोशन को, तो दोनों ही चीजें मैं बता चुका हूं, टाइम के साथ साथ, सराउंडिंग के साथ साथ। अगर बॉडी अपनी पोजीशन या ओरिएंटेशन को चेंज कर रही है तो दैट इज इन मोशन, और टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को या ओरिएंटेशन को चेंज नहीं कर रही है, देन दैट इज बॉडी इज इन रेस्ट। नाउ पॉइंट ऑब्जेक्ट, देखो बच्चों, अगर कोई बॉडी ट्रेवल्ड डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी है तो उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के लिए सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर मैं इस पूरे सिनेरियो में बात करूं तो अर्थ का साइज, जो अर्थ की पूरी ऑर्बिट है, ट्रेवल्ड डिस्टेंस है, जो 1 साल में पूरा चल पाती है, उसके रेस्पेक्ट में अर्थ का जो डायमीटर है वो बहुत छोटा है। अल्टीमेटली मैं अर्थ को एज पॉइंट ऑब्जेक्ट डिस्कस कर सकता हूं, कब? जब मैं अर्थ के मोशन को विद रेस्पेक्ट टू सन पढ़ रहा हूं। लेकिन अगर मैं अर्थ को कंसीडर करता हूं इन रेस्पेक्ट ऑफ मून, तो मैं इसे यहां पर एज पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट नहीं कर सकता। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। डेफिनेशन आपको एग्जाम में कैसे लिखनी है समझना ज्यादा जरूरी है। कैसे लिखनी है डेफिनेशन, ये यहाँ पे हमने दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको लर्न कर सकते हैं, दोबारा से नोट्स बना सकते हैं। तो डिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस है अगर वो बहुत ज्यादा है बॉडी के अपने साइज के रेस्पेक्ट में, तो हम बॉडी को एज पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों जो मैंने समझाए हैं। इसके बाद में है 1 डायमेंशनल मोशन। देखो बच्चों, यहां अभी जो पीछे डायमेंशंस पढ़ी थी और अब जो हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, इसमें एक छोटा सा अंतर है। तो देखिए यहां डायमेंशंस का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ये बात मैं समझा दूं। अभी हमने डिस्कस किया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। मान लीजिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस करने के लिए मैंने ये अपना कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लिया। अब इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से मैं एक बात करता हूं इस डायरेक्शन में, दूसरी बात करता हूं इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, तीसरी बात करता हूं इन दोनों के ही परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। तो यहां मैं इसको नाम देता हूं एक्स एक्सिस, इसको नाम देता हूं वाई एक्सिस, इसको नाम देता हूं जेड एक्सिस। ये तो मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। लेकिन अगर मैं एट ए टाइम एक्स एक्सिस पे भी होने वाले चेंजेस को, वाई एक्सिस के अलोंग होने वाले चेंजेस को, जेड एक्सिस होने वाले चेंजेस को एट ए टाइम कंसीडरेशन में लेने लगूं, तो अब ये पूरा मेरा कहलाएगा क्या? क्या कहलाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पॉइंट ऑफ रेफरेंस मेरा ये है ओरिजिन, जिसको मैं 0 0 0 लिखता हूं। अब देखो बच्चों, यहां जो डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट है, अगर मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस को एक डायमेंशन कहूंगा, वाई एक्सिस को दूसरी डायमेंशन कहूंगा और जेड एक्सिस को तीसरी डायमेंशन कहूंगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है जेड हमेशा तीसरी होगी। जेड मेरी फर्स्ट डायमेंशन भी हो सकती है, एक्स मेरी थर्ड डायमेंशन भी हो सकती है, वाई मेरी सेकंड डायमेंशन भी हो सकती है। लेकिन जिसको भी मैं कंसीडर पहले कर रहा हूं दैट इज फर्स्ट डायमेंशन। अगर मैं एक ही कंसीडर करता हूं दैट इज 1 डायमेंशनल। अगर मैं दो को एट ए टाइम कंसीडर करता हूं दैट इज 2 डायमेंशनल। अगर मैं तीनों को एट ए टाइम डिस्कस करना चाहता हूं, एट ए टाइम कंसीडरेशन में लेना चाहता हूं दैट इज 3 डायमेंशनल। अब अगर मेरी बॉडी मान लीजिए टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज करती है, देन दैट विल बी टर्म्ड एज 1 डायमेंशनल मोशन। या फिर अगर मेरी बॉडी टाइम के साथ साथ सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग चेंज करती है दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन। या फिर अगर मेरी बॉडी टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को सिर्फ जेड एक्सिस के साथ साथ चेंज करती है दैट इज अगेन 1 डायमेंशनल
सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, दैट इज द कांसेप्ट। अब देखो बच्चों, यहाँ डायमेंशंस की बात करें तो कोई बच्चा इसको डायरेक्शन के साथ भी रिलेट कर सकता है। हम लोग जनरली ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ 4 डायरेक्शंस की बात करते हैं। तो 4 डायरेक्शंस में 2 डायमेंशन हो गई। एक तो डायमेंशन हो गई क्या, ईस्ट और वेस्ट वाली एक लाइन हो गई, एक हो गई नॉर्थ और साउथ वाली, तो 2 डायमेंशन हो गई, 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी में मैं ऊपर और नीचे कंसीडर और कर लूं, दैट इज 3 डायमेंशनल मोशन हो गया। ठीक है, अब मैं रावण की बात करूं बच्चों, अभी रामायण आप लोग पढ़ के आए होंगे, उसको हम दशानन बोलते हैं। बेसिकली रावण जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि वो क्या था, ईगोइस्टिक था। इसके अलावा प्रकांड पंडित था। पंडित का मतलब यहां जाति से नहीं है, पंडित का मतलब विद्वान था। ठीक है, उसकी फिजिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी और उसकी फिजिक्स 10 डायमेंशनल थी। बच्चों क्या थी, 10 डायमेंशनल थी। है, उस समय की फिजिक्स को अभी हम नहीं पढ़ सकते, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो यहां सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 डायमेंशनल मोशन की। तो 1 डायमेंशनल मोशन आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। आउट ऑफ 3 1 डायमेंशन को हम लोग यहां ट्रीट करते हैं, तो दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन। इट मे बी एक्स कोऑर्डिनेट्स, इट मे बी वाई कोऑर्डिनेट और इट मे बी जेड कोऑर्डिनेट्स। अब 1 डायमेंशनल मोशन के बाद मैं बात करना चाहूंगा 2 डायमेंशनल मोशन की। इससे पहले ये एक डायग्राम आप लोग देख लें। मेरी बॉडी जो है यहाँ O से चलना शुरू करती है, पहले उसकी पोजीशन P1 है, फिर उसकी पोजीशन P2 है और वो आगे भी जा रही है, यानी टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन के अक्रॉस चेंज कर रही है। तो दैट विल बी टर्म्ड एज 1 डायमेंशनल मोशन। अब देखो 1 डायमेंशनल मोशन में डिस्टेंस मेजरमेंट की बात बच्चों में बताना चाहूंगा। सपोज दैट इज माय पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से टाइम के साथ साथ एक पर्टिकुलर टाइम t1 पर बॉडी यहां पहुंच गई, जिसको मैंने पोजीशन 1 कहा। दूसरे टाइम t2 पर निश्चित सी बात है कुछ बार का टाइम होगा, यहां पहुंच गई, इसको पोजीशन नंबर मैंने 2 कहा। अब बच्चों जब मैं डिस्टेंस मेजरमेंट की बात करूंगा, डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट की बात करूंगा, तो ऑलवेज आई विल कंसीडर माय पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से इस वाली डिस्टेंस को मैंने कह दिया x1, पॉइंट ऑफ रेफरेंस से इस वाली डिस्टेंस को मैंने कह दिया x2। अब अगर मैं डिफरेंस निकालना चाहता हूं तो ऑब्वियस है फाइनल माइनस इनिशियल करता हूं। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना चाहता हूं तो दैट विल बी टर्म्ड एज डेल्टा x। अगर ये बहुत छोटा है तो दैट विल बी टर्म्ड एज dx। That will be equals to final position या final distance x2 minus initial distance x1। तो बच्चों डेल्टा x का मतलब क्या होता है, dx का मतलब क्या होता है, x2 minus x1। dx मैं कब लिखूंगा, जब ये बहुत छोटा होगा, थोड़ा सा बड़ा है, मेजरेबल है, then I will write here डेल्टा x। या मैं लैंग्वेज में लिख सकता हूं डिफरेंस बिटवीन 2 पोजीशंस। तो डिफरेंस बिटवीन पोजीशन में मुझे क्या करना होता है, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो मुझे ये मिल जाता है। दैट इज अ कांसेप्ट फॉर 1 डायमेंशनल मोशन। छोटी छोटी चीजें हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा हो कि ये तो हमें आती है, लेकिन फिर भी बच्चों इनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। 2 डायमेंशनल मोशन की बात की तो आउट ऑफ 3 हमारे पास अभी 3 डायमेंशनल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो आउट ऑफ 3 कौन कौन सी थी, एक को मैंने सपोज x कह दिया था, दूसरी को y कह दिया था, तीसरी को z कह दिया था। तो इन तीनों में से कोई भी 2 मैंने मान लिया एट अ टाइम इसको और इसको कंसीडर कर लिया और यहां कोई मेरा मोशन हो रहा है, तो दैट विल बी 2 डायमेंशनल मोशन। मे बी मैंने इसको और इसको कंसीडर किया और यहां कोई मेरा मोशन हो रहा है, तो दैट इज अगेन 2 डायमेंशनल मोशन। मैंने सिर्फ x को और z को कंसीडर किया, यानी 2 को एट टाइम कंसीडर कर लिया, यहां कोई मेरा मोशन हो रहा है, तो दैट विल बी टर्म्ड अगेन 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है बच्चों, अब 3 डायमेंशनल मोशन भी बड़ा क्लियर है कि एट अ टाइम अगर मैं तीनों में ही कंसीडरेशन लेता हूं, टाइम के साथ साथ x पे क्या चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ y पे क्या चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ z पे क्या चेंज हो रहा है, अगर मैं एट अ टाइम कंसीडर, इनमें देखिए टाइम कॉमन है, टाइम तो घड़ी तो एक ही चलेगी, तो मैं उसको कहूंगा 3 डायमेंशनल मोशन। तो बच्चों 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स a graphical representation of
टू डायमेंशनल मोशन। तो देखो बच्चों, टू डायमेंशनल मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कितना बढ़िया सा है। मैंने यहां दो डायमेंशंस को चूज किया, एक एक्स एक्सिस वाली को और एक वाई एक्सिस वाली को। ठीक है बच्चों, अब टाइम के साथ साथ मेरे सपोज t1 टाइम पर x पोजीशन तो यहां थी और जो y पोजीशन थी वो यहां थी। टाइम t1 पर x पोजीशन यहां थी और y पोजीशन सपोज यहां थी। अब इसको और इसको दोनों को कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में शो किया तो ये वाला पॉइंट मेरा आ गया बच्चों, ये बात तो पता है। पहले मैं x एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस दिखाता हूं, फिर मैं y एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस दिखाता हूं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता हूं। इस तरह से मैंने इस पोजीशन 1 को लिख दिया ब्रैकेट के अंदर x1 y1। 1 1 1 ये प्रीफिक्सेस हैं और p पोजीशन x एक्सिस पे डिस्टेंस, y डिस्टेंस पे डिस्टेंस। मैं चाहूं तो यहां पे t1 और कह सकता हूं। तो दैट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ माय पार्टिकल और माय बॉडी एट पर्टिकुलर टाइम t। अब थोड़ी देर में बच्चों क्या हुआ, थोड़ी देर में टाइम चेंज हो गया, टाइम पहुंच गया मेरा सपोज t2। अब मेरी बॉडी x एक्सिस पे तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पॉइंट ऑफ रेफरेंस के पॉइंट पे यहां पहुंच गई और y एक्सिस पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में पहुंच गई यहां पे। तो बच्चों अल्टीमेटली मेरी बॉडी कहां पहुंच गई, इस जगह पे पहुंच गई। इस जगह को अगर मैं डिनोट करना चाहता हूं तो दैट इज पोजीशन नंबर 2, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट x एक्सिस, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट y एक्सिस। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो बच्चों ये मेरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया इवेंट नंबर 2 का, जिसमें टाइम मेरा t2 था, पोजीशन मेरी t2 थी, x एक्सिस पे ट्रेवल्ड x2 था, y एक्सिस पे ट्रेवल्ड मेरा y2 था। बिल्कुल इसी तरह से मैं थ्री डायमेंशनल कांसेप्ट भी ले सकता हूं बच्चों। वहां क्या होगा, सिंपल सा, मेरे को पहली लोकेशन पे z की वैल्यू भी देनी होगी z1, वहां मेरे को दूसरी लोकेशन पे z2 भी देना होगा। तो दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू टू डायमेंशनल। अब टू डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल बिहेवियर में बड़े आसान से हैं। क्राउडिंग है, कोई भी बॉडी है फर्श पे चल रही है, जैसे चींटी है, उड़ नहीं सकती, ध्यान रखिएगा, चींटी ऐसी वाली चींटी जो उड़ नहीं सकती, वो अगर फर्श पे कहीं भी चल रही है दैट इज टू डायमेंशनल मोशन। अब मान लीजिए मच्छर है, तो मच्छर अगर फर्श पे स्लिप कर रहा है, चल रहा है, दैट इज टू डायमेंशनल मोशन। लेकिन उसने उड़ना शुरू कर दिया तो एक्स एक्सिस पे भी उसका चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस पे भी चेंज हो रहा है और जेड एक्सिस पे भी चेंज हो रहा है, दैट विल बी थ्री डायमेंशनल मोशन। आई होप सो आपको वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल मोशन क्लियर हो गया होगा बच्चों। यहां नोट्स की फॉर्म में हमने आपको दे रखा है एग्जांपल्स, ये रहे, बिल्कुल इसी तरीके से थ्री डायमेंशनल मोशन का कॉन्सेप्ट है। एट ए टाइम तीनों कोऑर्डिनेट्स को मैं कंसीडरेशन में लूंगा। ये मैंने यहां पे आपको दिखा दिया। इस डायग्राम को और थोड़ा सा एम्फेसाइज कर देता हूं स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ ये बिल्कुल एलिमेंट्री चीजें हैं, जब तक क्लियर नहीं होंगी प्रॉब्लम करेंगी। दैट इज माय व्हाट, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ये मेरा y एक्सिस यहां ले लिया। देखो बच्चों, पड़ी लाइन खड़ी लाइन जो पढ़ के आया उसको भूल जाओ, ये पड़ी खड़ी कुछ भी नहीं होता। सिंपल सी बात है, मैं किसी को भी x कह सकता हूं, किसी को भी y कह सकता हूं, किसी को भी z कह सकता हूं। नॉर्मली मैं सबसे पहले जो एक्सिस चूज करता हूं उसे x कहता हूं, दूसरे एक्सिस की जब मुझे जरूरत पड़ती है तो y को लेट करता हूं, और जब तीसरे की जरूरत पड़ती है तो मैं z को लेट करता हूं। आर यू गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? दैट इज द पॉइंट। चलिए, तो अब बच्चों टाइम t1 पर पोजीशन 1 थी, जिसमें x एक्सिस पे ट्रैवल डिस्टेंस x1 थी, यहां दे रखा है x1, ये रही यहां पे। y एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस y1 थी, यहां पे दे रखा है दैट इज y1, ये वाला पॉइंट है y1, क्योंकि y एक्सिस मैंने यहां लिया हुआ है। z एक्सिस की बात करेंगे तो z एक्सिस पे चली गई जो डिस्टेंस थी, ये z एक्सिस है, ये z1 है, सपोज ये वाली है z1। इस तीनों को मैंने रिजेंबल किया। अब देखिए, टू डायमेंशनल बोर्ड है मेरा, इसमें मैं एट ए टाइम x और y ले सकता हूं। z एक्सिस मेरे को लेना है तो या तो ऐसे बाहर आपकी तरफ लूंगा, या तो मैं इस बोर्ड में अंदर की तरफ लूंगा। तो थ्री डायमेंशनल चीजों को अगर टू डायमेंशनल पे मेरे को शो करना है तो दैट्स द वे कि जो थर्ड डायमेंशन है उसको मैं यहां पे शो करता हूं। x और y या दो डायमेंशन तो ये हो गए, लेकिन तीसरी जो बाहर की तरफ आ रही थी या अंदर की तरफ जा रही थी उसको मैंने ये कहा। Getting the concept or not? That's the way by which we can show our three-dimensional motion on what? Two-dimensional plane.
ये बात मैं समझता हूं आप लोगों को समझ में बच्चों आ गई होगी। तो वन डायमेंशन क्लियर हो गया, टू डायमेंशन क्लियर हो गया। अब देखिए फोर्थ डायमेंशन और है क्या, टाइम। टाइम को मैं यहां सिर्फ लिख रहा हूं, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो टाइम जो है मेरा वो फोर्थ डायमेंशन है। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? ये आइंस्टीन की जो रिलेटिव थ्योरी है उसमें हमें फोर्थ डायमेंशन की भी बात करनी होती है, जहां बॉडी का जो मोशन है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा होता है। तो बच्चों वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होता है, आप लोगों को भी नहीं करना है, बाकी बात है। चलिए लेट अस मूव फॉर सम एग्जांपल्स। तो देखो बच्चों ये एग्जांपल्स की बात की, अगर कोई काइट है, मोशन ऑफ एरोप्लेन है, या व्हाटएवर, सो मैं मॉस्किटो की बात कर रहा था। चलिए अब मैं एक बहुत नॉर्मल सी बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज डिस्टेंस और पाथ लेंथ। देखिए मैं कोई भी एक रेफरल पॉइंट लेता हूं, दूसरा मेरा ये फाइनल डेस्टिनेशन है, इसको मैंने सपोज पोजीशन नंबर 1 कहा, इस समय पे टाइम t1 था, इसको पोजीशन नंबर 2 कहा, इस समय पे टाइम t2 था। इट मे बी टू डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन मेरा कैसा भी है, लेकिन यहां से यहां पहुंचने के डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। मान लीजिए ऐसे पहुंचा कोई बंदा, सीधा कोई ऐसे पहुंच गया, कोई और स्ट्रेट ऐसे पहुंच गया, कोई हो सकता है ऐसे होकर के ऐसे हो सकते हैं, बिल्कुल यहां पहुंच गया, बिल्कुल ऐसे। मान लीजिए कि ये आपका स्कूल है और ये आपका होम है, और आप जो है डिफरेंट रास्तों से यहां पर पहुंच सकते हैं। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? तो जो एक्चुअल में पाथ आपने कवर किया है, ठीक है, दैट विल बी टर्म्ड एज डिस्टेंस और पाथ लेंथ। तो यहां इसका पाथ लेंथ अलग है, इसका पाथ लेंथ अलग है, इसका पाथ लेंथ अलग है, इसका पाथ लेंथ अलग है। तो जो एक्चुअल पाथ पे हम लोग चल रहे हैं, अगर उसको हम मेजरमेंट में लेते हैं तो दैट इज टर्म्ड एज पाथ लेंथ। और पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट सिस्टम में इसका मीटर जो है वो मेजरिंग यूनिट है, और स्मॉल m से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। तो हमेशा जब भी पाथ लेंथ की बात आएगी, डिस्टेंस की बात आएगी, तो आप लोगों को मेजर करना होगा इसको मीटर में। नाउ वी आर गोइंग फॉर सेकंड यूनिट, दैट इज सीजीएस, और सीजीएस यूनिट में क्या होता है, सेंटीमीटर होता है बच्चों। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बच्चों डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे एक्चुअल पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। मान लीजिए ये आपका स्कूल था, ये आपका होम था, अभी थोड़ी देर एग्जांपल लिया था, आप डिफरेंट रास्ते से आए थे। डिस्प्लेसमेंट के केस में डिफरेंट रास्तों का कोई मीनिंग नहीं है, जो भी बिल्कुल स्ट्रेट, जो शॉर्टेस्ट है, सॉरी थोड़ा सा डायग्राम ठीक से नहीं बना, मैं दोबारा से बनाता हूं बच्चों, लाइन मेरी थोड़ी टेढ़ी हो गई। अब मैं इसको सीधा करता हूं और दोबारा से मैं ये डायग्राम बना के दिखाता हूं आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट का। मान लीजिए ये आपका स्कूल है और ये आपका होम है। अब यहां से बिल्कुल स्ट्रेट, जो सबसे छोटे से छोटा रास्ता है, रोड नहीं देखनी हमें, हम तो हवाई जहाज से आएंगे जी, बिल्कुल सीधे स्कूल की छत से और अपनी छत पे हेलीकॉप्टर यूज कर लेंगे, ग्लाइडर यूज कर लेंगे। तो दैट विल बी टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट। अगेन जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो ये डायरेक्शनल होगा, मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे यहां से अपने हेलीकॉप्टर को पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में अपने घर की छत की तरफ ले जाना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो या दो से ज्यादा या एक से ज्यादा कभी डायरेक्शन हो ही नहीं सकती शॉर्टेस्ट पाथ की, ठीक है बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा ऑलवेज डायरेक्शनल होगा, ठीक। अब मैं डिस्प्लेसमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस डिस्कस करता हूं। देखिए ये मेरा रेफरल पॉइंट था, ये मेरी पोजीशन नंबर 1 थी, ये मेरी पोजीशन नंबर 2 थी। अब डिस्प्लेसमेंट मेरा पहला ये वाला जिसको मैंने x1 कहा, दूसरा मेरा ये वाला जिसको मैंने x2 कहा। अब दोनों ही केसेस में अगर मैं बात करूंगा तो नो डाउट x2 मेरा बड़ा है, x1 छोटा है, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 0 से बड़ा है। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? बिकॉज ऑफ इट इज डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में मेरा मोशन हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहां पर लिखना होगा डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट है कुछ डिफर है, तो मैं यहां ऊपर एक एरो हेड और लगा देता हूं जिसको बोलता हूं वेक्टर नोटेशन। क्या? वेक्टर नोटेशन। बेसिकली दो तरह की क्वांटिटी होती है, जानते हो आप लोग, स्केलर क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो डिस्टेंस या पाथ लेंथ जो थी उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, दैट वाज स्केलर क्वांटिटी। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों मैं समझता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में अंतर आपको पता लग गया होगा। अब एक डिफरेंट डायरेक्शन से अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में बात करते हो या रेफरल पॉइंट चेंज कर देते हो बच्चों, देखिए रेफरल पॉइंट चेंज कैसे किया आपने? पहले आपका रेफरल पॉइंट यहां था, अब आपने रेफरल पॉइंट ये ले लिया, यानी जो पहले इनिशियल पोजीशन थी अब उसको आपने यहां फाइनल पोजीशन बना दिया, और जो पहले फाइनल पोजीशन थी उसको आपने अब क्या बना दिया? इनिशियल पोजीशन बना दिया बच्चों। मैं यहां सही कर देता हूं, दैट इज ए, दैट इज बी अगेन, ठीक है। तो मैंने क्या किया? रेफरल पॉइंट को चेंज कर दिया, रेफरल पॉइंट को उल्टा कर दिया, तो नो डाउट जो मेरा डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है वो भी मेरा उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन मेरी उल्टी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि आप जो है सुबह तो अपने घर की छत से उड़ करके जाते हो स्कूल की छत पे, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन ये वाली होगी जिधर मैंने एरो दिखाया। अब जब छुट्टी हो जाती है तो आप क्या करते हो? अपने स्कूल की छत से अगेन अपने घर की छत पे हेलीकॉप्टर से आते हो, तो ऐसी स्थिति में बच्चों अब आपकी डायरेक्शन हो जाएगी ये। तो अगर मैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज कर देता हूं तो डिस्प्लेसमेंट के केस में उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, और पहले के रेस्पेक्ट में दूसरे को मैं नेगेटिव साइन दूंगा। गेटिंग द कांसेप्ट और इसको अगर मैं डिनोट करना चाहता हूं एक्सिस या कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, तो देखो बच्चों इधर जब मैं चलता हूं टुवर्ड्स राइट तो ये मैं पोजीशन में डिस्कस करता हूं, पॉइंट क्या पॉजिटिव। अगर मैं चलता हूं टुवर्ड्स लेफ्ट तो इसको मैं माइनस में रिप्रेजेंट करता हूं। इस पॉइंट से अगर मैं चलता हूं ऊपर की तरफ तो मैं इसे पॉजिटिव शो करता हूं, और अगर मैं चलता हूं नीचे की तरफ तो मैं इसे नेगेटिव शो करता हूं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बना है बच्चों वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट्स को ही शो करने के लिए एक तरीके से बना है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव किधर दिखाना है, पॉजिटिव किधर दिखाना है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ये बात बच्चों हम लोगों को आज सीखनी थी, जो हम लोगों ने यहाँ पे सीख ली। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो का कॉन्सेप्ट मैं यहां आपको और बता रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट जीरो का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, फिर समझते हैं। आपने अपनी जर्नी यहां से शुरू की, यहां पहुंच गए, बिल्कुल ठीक। फिर आपने अपनी जर्नी यहां से शुरू की और फिर दोबारा यहीं आ गए, बिल्कुल ठीक। डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या? जीरो। एग्जांपल, ये आपकी स्कूल की छत, ये आपके घर की छत। आप सुबह घर की छत से डिस्प्लेसमेंट से यहां पहुंचे हेलीकॉप्टर के थ्रू, दोपहर में जैसे ही छुट्टी हुई आप वापस अपने घर की छत पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट जीरो। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? तो शॉर्टेड डिस्टेंस से गए, शॉर्टेड डिस्टेंस से वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों जीरो। अगेन डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है एसआई सिस्टम में वो क्या है बच्चों? मीटर है। सीजीएस में क्या है? सेंटीमीटर है। अब कब मैं इसको पॉजिटिव कहूंगा, कब नेगेटिव कहूंगा, वेक्टर क्वांटिटी है, ये सारी बातें, शॉर्टेज डिस्टेंस है, ये सारी की सारी बातें मैंने जो भी आपको बताई थी नोट्स की फॉर्म में शो कर रखी है, दिखा रखी है। आगे स्पीड की बात बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बी सेफ, कीप सेफ। आई होप सो इन बातों को आपने